Welcome back to the another chemistry video. In this video, we will discuss lecture number 4 of chapter number 1, which is periodic table and periodic properties. And जो topic हम आज discuss करने वाले हैं, which is 1.7.3 ionization energies. So basically हम आज की वीडियो में क्या चीज़ डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे what is ionization energy and its types. Next, we will discuss 5 key factors that affect ionization energy, and we understand trends in the periodic table, group sources period, and we compare elements using ionization energy's value, and we predict elements reactivity based on ionization energy. So सबसे पहले हम बात करते हैं what is ionization energy. Basically ionization energy होता क्या है, and what is the definition of ionization energy? So, ionization energy is the amount of energy required to remove one electron from each atom in 1 mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous 1 plus ion. So, ionization energy क्या होता है? ये एक एनर्जी की अमाउंट होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है, इसकी ज़रूरत होती है टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम एटम in one mole of gaseous atom to form 1 mole of gaseous positive ion. आयनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है, इसकी ज़रूरत होती है टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. और जब हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लेते हैं उसके बाद वो एटम आयन में चेंज हो जाता है. सो बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी है जो कि एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़रूरी होती है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की टाइप्स. ऐसे कौन सी टाइप्स है आयनाइजेशन एनर्जी की. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन from each atom in 1 mole of gaseous atom forming 1 plus ion. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एक एनर्जी होती है जो कि ज़रूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक एटम से, और उसके बाद वो जो एटम है वो आयन में चेंज हो जाता है. सो किसी भी एटम से जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. सो बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं. सो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं. सो इनके दरमियान जो फोर्स होती है वो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दोनों को एक दूसरे के साथ होल्ड किए होती है, वो होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो बेसिकली इस अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उससे क्या होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो अट्रैक्शन है ना वो ख़त्म हो जाती है, जिसके रिजल्ट में उस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली रिमूव कर सकते हैं. सो यहाँ हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. सबसे पहले सोडियम है, एक सोडियम एटम है. इस सोडियम एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है और वो सोडियम एटम एक आयन में चेंज हो गया है. सो इस सब के लिए हमें एनर्जी जो रिक्वायर्ड है विच इज़ 494 किलो जूल पर मोल. वी नीड 494 किलो जूल पर मोल एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इन द सोडियम एटम. एक सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 494 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. एंड आयनाइजेशन एनर्जी को हम डेल एच से रिप्रेजेंट करते हैं. डेल एच वन इज़ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. एंड एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जैसा कि कैल्शियम है. कैल्शियम के अंदर से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो कैल्शियम पॉजिटिव आयन में चेंज हो गया है एंड वी नीड 590 किलो जूल पर मोल एनर्जी टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम एटम. कैल्शियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 590 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करते हैं. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी need to remove another electron from each atom in 1 mole of gaseous 1 plus ions forming 2 plus ions. अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ये एनर्जी की वैल्यू है, एनर्जी की अमाउंट है जो कि ज़रूरी होती है, ज़रूरत होती है सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए.
फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव कर लिया ना, अब जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी की हमें ज़रूरत है वो होती है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी के केस में क्या होता है कि 2 प्लस आयन्स बन जाते हैं। हमने जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया तो वो एटम आयन में चेंज हो गया, व्हिच इज़ 1 प्लस आयन। जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया तो वो 2 प्लस में चेंज हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसा कि कैल्शियम है। अब इस कैल्शियम से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। अब जब इसमें से हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 2 प्लस में चेंज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एंड इसकी वैल्यू है 1150 किलो जॉल पर मोल। अब जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और ऐसा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकला ना तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके रिजल्ट में अगर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी नीड होती है, ज़्यादा एनर्जी की नीड होती है उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो उसके रिजल्ट में जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली क्या है? ये एनर्जी है दैट रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच आयन। थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है उसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। एक एटम जिससे ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं और वो 2 प्लस में चेंज हो जाता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके, जब हम उसमें से हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उसको थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और जब 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वो 3 प्लस आयन में चेंज हो जाता है। सो एक ऐसा जैसे कि कैल्शियम को डिस्कस कर लेते हैं। कैल्शियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी निकल चुके हैं। जब हम इसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके लिए और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो क्योंकि न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल होता है। ईच एलिमेंट हैज़ मैनी आयनाइजेशन एनर्जीज। हर एक एलिमेंट की डिफरेंट आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है। सो हर एक एलिमेंट की बहुत सारी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हो सकती हैं। द टोटल नंबर डिपेंड्स ऑन द एटॉमिक नंबर विच इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। जितने ज़्यादा हमने इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ होंगी। हम कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं व्हिच इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी। So the amount of energy needed to remove an electron from an atom depends on the following factor। यानी कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं किसी एटम से तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट होते हैं। सो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन। एक न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सो अगर वो प्रोटॉन ज़्यादा हैं, द मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस द स्ट्रोंगर द पुल इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक न्यूक्लियस में ज़्यादा हैं तो उसका उन इलेक्ट्रॉन्स पर होल्ड ज़्यादा होगा। आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा होगा, जिसके रिजल्ट में वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होगी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ अ पुल इज स्ट्रॉन्गर मेक इट हार्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। सो अगर ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, यानी कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींचता है, तो ये डिफ़िकल्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ऐसे एटम से। तो इसके लिए हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू रिक्वायर्ड होगी। सो हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड एज अ रिजल्ट हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो उसके रिजल्ट में आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। सेकंड वन इज साइज ऑफ एटम, यानी कि एटम का साइज क्या है। अगर एटम बिगर साइज का है, बिगर एटम हैव आउटर इलेक्ट्रॉन्स फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर एटम बड़ा है तो उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उससे दूर होते हैं। मींस अगर एक एटम है उसके 5 शेल हैं, तो जो आखिरी शेल है उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से दूर होते हैं। सो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो लास्ट वाले शेल पे कम होता है। सो द फार्दर द इलेक्ट्रॉन्स द वीकर द पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस।
जितने ज़्यादा दूर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा जो न्यूक्लियस का होल्ड है वो उन इलेक्ट्रॉन्स पर कम होगा। मीन्स लास्ट शेल पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पे न्यूक्लियस का जो पुल है वो वीक होगा। सो उसके रिजल्ट में ईज़िली वो ईज़िली रिमूव इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड इतना ज़्यादा नहीं है, मीन्स अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है। इसके रिजल्ट में क्या होता है कि हम ईज़िली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं एंड इसके लिए कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। सो बिगर साइज एटम रिक्वायर्ड लो आयनाइजेशन एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को। सो एटम विद हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। कोई भी एटम है, अगर वो हाफ फिल्ड है या फिर वो फुली फिल्ड है, तो वो स्टेबल है। तो अगर वो स्टेबल है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफ़िकल्ट होता है। सो इट्स हार्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेबल अरेंजमेंट। अगर वो स्टेबल है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उसके लिए हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं लाइक नियोन, आर्गन। नोबल गैसेस स्टेबल होती हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, फिल्ड शेल्ड। सो अगर हम इन नोबल गैसेस से किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज गैसेस। नाइट्रोजन हैज़ अ स्टेबल हाफ फिल्ड सबशेल। नाइट्रोजन भी स्टेबल होता है। नाइट्रोजन का जो हाफ फिल्ड है, सबशेल हाफ फिल्ड स्टेबल होता है। कोई भी एटम या तो वो हाफ फिल्ड की स्टेट में स्टेबल होते हैं या फिर वो फुली फिल्ड हों तब वो स्टेबल होते हैं। सो इस कंडीशन के अंदर अगर हम किसी एटम को रिमूव करते हैं तो हमें उसके लिए ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हायर आयनाइजेशन एनर्जी वो रिक्वायर्ड। तो नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है, तो उसके रिजल्ट में उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जबकि ऑक्सीजन हाफ फिल्ड नहीं होता तो उसके लिए कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है, so we required 1403 kilojoule per mole energy to remove electron. So half filled p orbitals are more stable and ऑक्सीजन के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन हाफ फिल्ड नहीं है, सो वी रिक्वायर्ड 1365 किलो जॉल पर मोल एनर्जी। यानी कि ऑक्सीजन हाफ फिल्ड नहीं है तो ऑक्सीजन के केस में क्या होगा कि हमें कम एनर्जी रिक्वायर चाहिए ताकि हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। सो लेस स्टेबल एटम रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, तो ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। सो इसके लिए लो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हम शील्डिंग इफेक्ट को डिस्कस करते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस। सो इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये आउटर इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक कर देते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस का होल्ड होता है वो सिर्फ इनर इलेक्ट्रॉन्स तक होता है। अगर इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द आउटर शेल, तो न्यूक्लियस की सारी अट्रैक्शन, सारा होल्ड इनर इलेक्ट्रॉन्स तक होगा और इनर इलेक्ट्रॉन्स वो होल्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स तक नहीं पहुंचने देंगे, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि शील्डिंग ज़्यादा होती है, मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड एज अ रिजल्ट मोर शील्डिंग। मोर शील्डिंग होगी तो वीक पुल होगा ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, और जब न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा तो वो इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। इसके रिजल्ट में हमें लो आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यानी हमें आयनाइजेशन एनर्जी कम चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, क्योंकि शील्डिंग ज़्यादा है जिसके रिजल्ट में हम इजीली रिमूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। द लास्ट फैक्टर इज इन पेयर रिपल्शन। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर वो पेयर्ड हैं तो उन दोनों भी सेम चार्ज है किसी भी सेम ऑर्बिटल के अंदर। व्हेन टू इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन द सेम ऑर्बिटल्स दे रिपेल ईच अदर। दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में अगर किसी सेम ऑर्बिटल में हों तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज होता है। ऑपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर बट सेम चार्जेस आर रिपेल ईच अदर। सो दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड द रिपल्शन मेक इट बिट इजियर टू रिमूव वन ऑफ देम। तो इस रिपल्शन की वजह से ये इजियर हो जाता है कि हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकें। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना रिपल्शन के केस में इजी होता है, सो इसके लिए हमें कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जांपल मैग्नीज के को डिस्कस कर लें।
मैग्नीज हैज़ 2 स्पिन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नीज के केस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेयर की फॉर्म में। सो इसके केस में क्या होता है कि हमें कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उसके अंदर से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो उसके लिए हमें एनर्जी कम चाहिए होती है। सो मैग्नीज हैज़ 4s ampere electrons. So we required low ionization energy to remove one electron. But in the case of chromium has only one ampere electron in 4s electrons. So we required high ionization energy बिकॉज ऑफ नो रिपल्जन। क्रोमियम के केस में क्या होता है, सिर्फ एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। क्रोमियम हैज़ 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सो इसके केस में क्या होता है, रिपल्जन नहीं होती तो हमें हायर आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मतलब हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। पीरियोडिक ट्रेंड इन द आयनाइजेशन एनर्जी, हम पीरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस करते हैं। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाती है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। एज वी मूव फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी बिकम लेस। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है, डिक्रीज होती है। सो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है यानी कि एटम का साइज बड़ा होता है, जिसके रिजल्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस में होते हैं। एंड न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का जो पुल है वो वीक हो जाता है, जिसके रिजल्ट में वो इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन्स एंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू इज लेस। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, इनर इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक द अट्रैक्शन between the outermost electron and the nucleus. So inner shielding इफेक्ट इंक्रीज होता है और जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तक न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में नहीं पहुंचने देते, जिसके रिजल्ट में वो इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन and we required less ionization energy. So example from the group 1, ionization energy decreases in this order. So lithium has the highest ionization energy, then sodium, then calcium, then rubidium and then cesium, and cesium has the lowest. लिथियम के पास सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है एंड सीजियम के पास सबसे ज़्यादा लोवेस्ट कम आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट we discuss trend in the period from left to right in a period. Ionization energy increases across the period from left to right. जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ionization energy increases and but the number of shells stays same and nuclear charge increases. अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। ऐसे इसलिए होता है कि नंबर ऑफ शेल्स जो हैं यानी कि एटम का साइज है वो सेम रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, यानी कि मोर प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसके रिजल्ट में न्यूक्लियस का होल्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स पर ज़्यादा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। दिस मीन्स न्यूक्लियर पुल इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली। न्यूक्लियस अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली पुल करता है एंड इट बिकम हार्डर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। सो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। So therefore ionization energy increases from left to right in the period. So in period में जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। सो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम एक स्पेशल गैस डिस्कस करते हैं विच आर नोबल गैसेस एंड अल्कली मेटल। नोबल गैसेस को हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो स्टेबल होती हैं, उनका आउटर शेल फिल होता है एंड फुल आउटर शेल होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी हार्ड टू रिमूव। नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज ड्यू टू द फुल आउटर शेल। सो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी हार्ड टू रिमूव क्योंकि नोबल गैसेस का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होता है, उन्हें और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं होती, वो स्टेबल होती हैं। सो इस तरह एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। And alkali metal have lowest ionization energy because they have one outer electron which is easily removed.
अल्कलाई मेटल के केस में क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है। ऐसा कम क्यों होती है? क्योंकि उनके पास सिर्फ एक आउटर इलेक्ट्रॉन होता है जो उसको ईज़िली लूज़ कर देते हैं। तो क्या होता है कि अल्कलाई मेटल के केस में हमें बहुत कम आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन इज लेस देन बेरिलियम। बोरोन की आयनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है बेरिलियम से? सो बोरोन आउटर इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल, बोरोन की जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो 2p ऑर्बिटल में है एंड बेरिलियम के 2s ऑर्बिटल में है। अच्छा, अब 2p ऑर्बिटल में कैसे? न्यूक्लियस से थोड़े से डिस्टेंस पर हैं एंड बोरोन के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से थोड़े से डिस्टेंस पे हैं बट बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ क्लोजर हैं। सो बोरोन आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लेस टाइटली हेल्ड देन बेरिलियम, यानी कि बोरोन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेस टाइटली हेल्ड हैं देन बेरिलियम, सो इट इज़ ईजियर टू रिमूव आउटर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरोन देन बेरिलियम एंड हेंस लोअर आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स इजीली रिमूव हो सकते हैं तो उनके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। द नेक्स्ट वन इज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन मैग्नीशियम, यानी कि एल्यूमिनियम की एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से कम क्यों होती है? सो एल्यूमिनियम आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन 3p, एल्यूमिनियम के जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये 3p ऑर्बिटल में होते हैं एंड मैग्नीशियम के 3s में। तो अगेन सेम केस है। इसमें क्या होता है कि 3p ऑर्बिटल है, यानी कि न्यूक्लियस के साथ से थोड़ा सा डिस्टेंस में है एंड न्यूक्लियस का होल्ड कम है। लेकिन मैग्नीशियम के केस में क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन्स 3s ऑर्बिटल में ही, यानी कि न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है, जिसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होता है। बट एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हम ईज़िली रिमूव कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट में आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, सो लो आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन को। सो व्हाट ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन आयनाइजेशन एनर्जी एज यू गो डाउन द ग्रुप 3? तो जैसे-जैसे हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप 17 के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होती है। रीज़न क्या होता है? एटॉमिक साइज़ एंड शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है एंड शील्डिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ होता है। सो अ, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर हेल्ड मोर लूज़ली। सो एटॉमिक साइज़, यानी कि एटम का साइज़ बड़ा हो रहा है और शील्डिंग इफ़ेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है उन पे न्यूक्लियस का होल्ड कम हो गया है। अब न्यूक्लियस का होल्ड कम हो गया है तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ईज़िली रिमूव हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम ईज़िली निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब ईज़िली निकल सकते हैं तो कम हो जाता है न्यूक्लियस का होल्ड और आयनाइजेशन एनर्जी भी कम रिक्वायर्ड होती है। सो यही था आज का लेक्चर। अगर आपकी कभी क्यूरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें